Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 9. This is 10 questions series. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Shakespeare's popular play The Merchant of Venice belongs to which of the following literary forms? शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही पॉपुलर प्ले है, तो पूछा जा रहा है कि ये किस लिटरेरी फॉर्म्स को बिलोंग करता है। तो इट्स बिलोंग टू ट्रेजी कॉमेडी। तो कभी भी याद रखिएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, ट्रेजी कॉमेडी है। मीन्स इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों मिक्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को कब राइट किया गया था? 1596 टू 98 के बिटवीन में इसको लिखा गया था। अ मर्चेंट इन Venice named Antonio defaults on a large loan lended by a Jewish moneylender Shylock. इसमें क्या होता है कि एक वेनिश का मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है एंटोनियो, और उसे अपने फ्रेंड बसानियो के लिए लोन लेना पड़ता है। किससे? शाइलॉक से। शाइलॉक कौन है? मनी लेंडर है और ये जीव है। एंटोनियो क्रिश्चियन है और शाइलॉक जीव है। तो शाइलॉक थोड़ा सा टफ होता है और एंटोनियो क्या करता है, इससे जब मनी लेंड करता है तो शाइलॉक बहुत ही रफ कंडीशन के साथ इसको मनी लेंड करने के लिए एक्सेप्ट करता है। कहता है कि अगर वो टाइम पे जो पैसा उधार उसने लिया है वो अगर नहीं चुका पाया तो शाइलॉक को अधिकार होगा कि वो एंटोनियो की बॉडी से जहां से उसे मन करेगा 1 पाउंड फ्लेश उसका कट कर लेगा। तो इस रफ कंडीशन के साथ शाइलॉक एंटोनियो को मनी लेंड करता है। कैरेक्टर्स देख लेते हैं इस प्ले में कौन कौन है। एंटोनियो जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का, और उसका फ्रेंड है बसानियो जो कि हीरो है प्ले का, पोर्शिया हीरोइन ऑफ द प्ले। शाइलॉक बताया गया है कि ये ज्यूस मनी लेंडर है। जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक। ग्रेशिनियो एंटोनियो का फ्रेंड होता है। तो ये टोटल कैरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। आगे बढ़ते हैं। Question number 2. Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's play King Lear? शेक्सपियर का प्ले किंग लियर जो कि ट्रेजेडी है, तो इसका डोमिनेट थीम पूछा जा रहा है, दैट इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो याद रखेंगे फिलियल इनग्रेटिट्यूड इज द डोमिनेट थीम ऑफ शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल लियर ऑफ ब्रिटेन। किंग लियर की जो स्टोरी है किस पे बेस्ड है? जो ब्रिटेन के माइथोलॉजिकल लियर है उसी की कहानी पर बेस्ड है किंग लियर की स्टोरी। King Lear, in preparation for his old age, divides his power and land between two daughters who flatter him and banishes the third one who loves him. इस प्ले में क्या होता है कि किंग लियर इज अ किंग और वो उसकी 3 डॉटर्स होती हैं। तो वो सोचता है कि वो अपने ओल्ड एज की प्रिपरेशन करता है, सोचता है कि अब तो वो ओल्ड हो चुका है, अब उससे और जो साम्राज्य वो हैंडल नहीं हो पाएगा, तो सोचता है कि वो अपने जो साम्राज्य उसे अपनी बेटियों में डिवाइड कर दे। तो उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है अपनी बेटियों से, जिसमें उसकी जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं वो थोड़ा सा फ्लेटर कर देती हैं किंग को। तो किंग को लगता है कि ये दोनों बेटियां जो है उसके बारे में अच्छा बोल रही है, तो शायद वो दोनों ही उसके लिए अच्छी बेटियां हैं, तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी उन दोनों बेटियों को ही देना चाहिए। ऐसा सोचकर वो क्या करता है कि अपनी जो दोनों बड़ी बेटियां हैं उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है, और जो उसकी थर्ड यानी कि छोटी बेटी होती है उसे वो निकाल देता है, क्योंकि वो बड़ी बेटियों की तरफ फ्लेटरिंग नहीं करती है, वो जो भी होता है वो रियल बोलती है। और इस वजह से किंग जो है किंग लियर वो गुस्सा जाता है और अपनी थर्ड बेटी को अपने साम्राज्य से निकाल देता है। बोथ एल्डेस्ट डॉटर्स रिजेक्ट हिम। Lear goes mad and wanders through storm. प्रॉपर्टी डिवाइड होने के बाद जो बड़ी लड़कियां हैं दोनों, जिसको किंग लियर ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, किंग लियर की देखभाल करने से मना कर देती हैं, उसे रिजेक्ट कर देती हैं उसके ओल्ड टाइम में, ओल्ड एज में। और इससे किंग लियर को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो पागल हो जाता है, इधर उधर तूफान में घूमता रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए कि कौन किसके लिए अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। कैरेक्टर्स देख लेते हैं
Cordelia, Goneril, Edmund Regan, King Lear, Earl of Kent, Earl of Gloucester, Fool, King of France, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से किंग लियर से। तो याद रखेंगे थीम क्या है इस प्ले की, फिलियल ग्रेटिट्यूड। तो मेन थीम ऑफ द प्ले किंग लियर इज फिलियल ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैमलेट जो कि शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है, उसके कैरेक्टर्स पूछे जा रहे हैं। तो है ओफेलिया है, क्लॉडियस है, पोलोनियस है और हैमलेट है, घोस्ट है, ये सारे इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं। The ghost of the king of Denmark tells his son Hamlet to avenge his murder by killing the new king, Hamlet's uncle. इस प्ले में क्या होता है कि हैमलेट जो कि डेनमार्क का प्रिंस होता है, उसके फादर डेनमार्क के किंग होते हैं और उनका मर्डर उनका ही भाई यानी कि हैमलेट का अंकल कर देता है और खुद किंग बन जाता है। तो हैमलेट के फादर का मर्डर होने के बाद वो घोस्ट के रूप में हैमलेट के सामने अपीयर होता है और फिर हैमलेट को सारी रियलिटी बताता है और हैमलेट से कहता है कि वो उसके मर्डर का बदला ले। तो यही टोटल ये स्टोरी है और कैरेक्टर्स आपने देख लिए हैं। इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा हैमलेट भी कैरेक्टर है, द घोस्ट भी कैरेक्टर है, ग्रेव डिगर्स भी कैरेक्टर है यहाँ पे। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से देख लेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं हैमलेट से रिलेटेड, तो उन्हें भी आप लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज इन 3 पार्ट्स? हेनरी सिक्स्थ। शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट्स में है? तो दैट इज हेनरी सिक्स्थ। ये हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर का। तो याद रखिएंगे हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3। तो इस तरह से ये प्ले 3 पार्ट्स में है, मतलब इस प्ले के 3 पार्ट्स हैं और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर की। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, शेक्सपियर एंड थॉमस नास। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 को शेक्सपियर और थॉमस नास ने मिलकर लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 को शेक्सपियर के साथ और किस प्ले राइट ने लिखा है? तो दैट इज थॉमस नास। सेटिंग है इस प्ले की लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी सिक्स्थ ऑफ इंग्लैंड। तो इस प्ले में जो किंग हेनरी सिक्स्थ इंग्लैंड के उनकी लाइफ टाइम को प्रेजेंट किया गया है। ये हिस्टोरिकल प्ले है। थीम है पॉलिटिकल इन फाइटिंग। तो याद रखेंगे थीम क्या है? पॉलिटिकल इन फाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, in 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe। 1601 में शेक्सपियर के सोनेट का कलेक्शन प्रिंट होता है। किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है? तो थॉमस थॉर्प के द्वारा प्रिंट किया जाता है। सोनेट टोटल शेक्सपियर ने 154 लिखे हैं। पब्लिश्ड हुआ है क्वार्टो फॉर्म में 1609 में। शेक्सपियर के प्लेज और सोनेट्स पब्लिश्ड रिपब्लिश्ड होते रहे हैं। कभी क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ है तो कभी फोलियो फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ है। तो उसे आप याद रखेंगे 154 टोटल सोनेट्स से क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश्ड होते हैं 1609 में, फिर 1623 में भी फर्स्ट फोलियो फॉर्म में पब्लिश्ड होते हैं। सोनेट नंबर 1 to 126 टू फेयर यंग मैन मिस्टर WH। तो टोटल 154 सोनेट में 1 से लेकर 126 सोनेट किसको डिवोटेड है? फेयर यंग मैन, जिसे मिस्टर WH कहा जाता है। तो इनके लिए लिखा है शेक्सपियर ने सोनेट। और सोनेट नंबर 127 से 152 तक किसके लिए डिवोटेड है? डार्क लेडी के लिए। 153 एंड 54 डिवोटेड है लव गॉड क्यूपिड के लिए। तो याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनेट नंबर कहां से कहां तक फेयर यंग मैन मिस्टर WH के लिए है और कहां से कहां तक डार्क लेडी के लिए, और कौन से सोनेट जो है शेक्सपियर के वो लव गॉड क्यूपिड के लिए है। शेक्सपियर के जो सोनेट के थीम्स है वो जनरली पैसेज ऑफ टाइम है, मॉर्टिलिटी है, लव, ब्यूटी, इनफिडेलिटी, जेलसी। तो जितने भी 154 सोनेट्स है शेक्सपियर के, उसमें लगभग यही सारे थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई थीम आपको उन सोनेट्स में दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं शेक्सपियर के सोनेट की। टोटल 40 लाइन्स होते हैं, 3 क्वार्टेंस, 4 लाइन स्टेंजास एंड कपलेट 2 लाइन स्टेंजा। तो अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि टोटल 40 लाइन्स होते हैं, जिसमें से 3 क्वार्टेंस होते हैं। क्वार्टेंस मतलब 4 लाइन की एक स्टेंजा। तो
3 क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या हुआ, 4 4 4, यानी कि टोटल 12 लाइंस। और एक कपलेट, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, ठीक है। तो 12 लाइन ये होंगे, हो गया 3 क्वाड्रेंट्स में, और एक कपलेट तो 13 और 14, तो ये 14 टोटल लाइंस हो गए। तो याद रखिएगा शेक्सपियर के सोनेट का जो स्ट्रक्चर है 40 लाइंस डिवाइडेड है 3 क्वाड्रेंट्स और एक कपलेट में। शेक्सपियर ने अपने सोनेट में आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। आइम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबस होते हैं, सिलेबल होते हैं, वो याद रखेंगे, जो सिलेबल होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबल्स हैं, ठीक, तो ये 10 होंगे आइम्बिक पेंटामीटर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइम्बिक पेंटामीटर में टोटल कितने सिलेबल्स होते हैं, तो दैट इज 10। राइम स्कीम देख लीजिए शेक्सपियर के सोनेट की, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो याद रखेंगे ये इस राइम स्कीम है शेक्सपियर के सोनेट की। शेक्सपियर के सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 23, 1616। विलियम शेक्सपियर की डेथ होती है अप्रैल 23, 1616 में। थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में और जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन द सेम डेट 23 अप्रैल 1564। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि जिस डेट में शेक्सपियर का जन्म हुआ था, यानी कि 23 अप्रैल, उसी डेट यानी कि 23 अप्रैल को शेक्सपियर की डेथ भी होती है, बस ईयर चेंज होता है। तो 1564 में जन्म होता है और 1616 में डेथ होती है। His parents were John and Mary Arden Shakespeare. इनके फादर जॉन शेक्सपियर और मदर मैरी अर्डेन हैं। He is considered the greatest English poet, playwright and known as England's national poet as Bard of Avon. तो याद रखेंगे शेक्सपियर को, जो शेक्सपियर है वो पोएट है, प्लेराइट है और इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में भी माना जाता है। और शेक्सपियर फेमस है कैसे, बार्ड ऑफ एवन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। शेक्सपियर के घर का नाम पूछा जा रहा है, तो दैट इज न्यू पैलेस। शेक्सपियर के हाउस का नाम था न्यू पैलेस और ये कहाँ लोकेटेड है, स्ट्रेटफोर्ड में। शेक्सपियर born in 23 अप्रैल 1564 in Stratford upon Avon। तो याद रखेंगे शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, इसीलिए शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 में होता है। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड को बिलोंग करते हैं शेक्सपियर। तो इट इज आल्सो अ मेन फैक्ट कि शेक्सपियर किस एज को बिलोंग करते हैं, तो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। एजुकेशन, लोकल ग्रामर स्कूल में एजुकेशन होता है शेक्सपियर का। वाइफ है इनकी एन हाथवे, डॉटर सुसान है, सन जो है इनके 2 सन होते हैं, एक हैमलेट और एक जुडिथ। द लॉस्ट ईयर शेक्सपियर की लाइफ में एक पीरियड आता है और ये कब आता है, 1585 टू 1592। इसे लॉस्ट ईयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में शेक्सपियर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शेक्सपियर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द लॉस्ट ईयर बाय द क्रिटिक्स ऑफ शेक्सपियर। तो याद रखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which play of Shakespeare is a social satire dealing with the fashion and fares of the day? क्वेश्चन इज दैट कि शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो सोशल सटायर है, किस चीज को लेकर, फैशन को लेकर, फैशन एंड फेयर्स को लेकर, उस समय के जो फैशन और फेयर्स हैं उसको लेकर एक सोशल सटायर है। तो दैट इज लव स्लेवर्स लॉस्ट। याद रखेंगे ये शेक्सपियर का प्ले है लव स्लेवर्स लॉस्ट, जिसमें इन्होंने सोशल सटायर किया है किस चीज को लेकर, फैशन और फेयर्स को लेकर। प्ले लिखा गया है मिड 1590s में। परफॉर्मेंस होता है इन ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ। तो इन ऑफ कोर्ट में क्वीन एलिजाबेथ के सामने इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है। किस प्ले को, लव स्लेवर्स लॉस्ट को। थीम है प्ले का लव एंड वेरियस कैरेक्टर्स अटेम्प्ट्स एट कोर्टशिप। तो याद रखेंगे थीम लव और जो कैरेक्टर्स है उनकी जो अटेम्प्ट है कोर्टशिप की, यही थीम है इस प्ले की, लव स्लेवर्स लॉस्ट की। प्रोटोगोनिस्ट है फर्डिनेंड, लव एंड ह्यूमैनिटी। तो फर्डिनेंड जो कि ह्यूमन कैरेक्टर है, ये तो प्रोटोगोनिस्ट है ही लव स्लेवर्स लॉस्ट का। और एक ये जो ट्रेट है लव एंड ह्यूमैनिटी, ये भी है। एंटागोनिस्ट प्राइड एंड वैनिटी है,
ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये लोगों की जो सोच है ना लोगों के अंदर वो। मोथ डॉन आर्मेडोस पेस अ यंग स्मॉल एंड एक्सट्रीमली क्विक विटेड बॉय। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोथ नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में है, तो लव्स लेबर्स लॉस्ट में है। और मोथ क्या कौन है, डॉन आर्मेडो के पेज है। ये एक यंग है, स्मॉल है और एक्सट्रीमली क्विक विटेड बॉय है, मतलब काफी इसका माइंड शार्प है मोथ का। तो क्वेश्चन याद रखेंगे कि मोथ नाम का कैरेक्टर कहाँ है, लव्स लेबर्स लॉस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच प्ले, ओथेलो। तो डेस्डेमोना नाम का जो शेक्सपियर का कैरेक्टर है वो किस प्ले में है, तो दैट इज ओथेलो में है। ओथेलो की सेटिंग देख लीजिए। Set in contemporary Ottoman Venetian war fought for the control of the island of Cyprus। तो ओथेलो जो प्ले है इसकी सेटिंग होती है ऑटोमन वेनिशियन वॉर के समय। और ये वॉर क्यों होता है, जो साइप्रस का आइलैंड है उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमन भी कंट्रोल करना चाहते थे और वेनिश भी कंट्रोल करना चाहते थे साइप्रस के आइलैंड को, तो इसी को लेकर वॉर होता है। इसी वॉर के समय ओथेलो प्ले की सेटिंग होती है। थीम है रेसिज्म, विलेन इयागो है, हीरो ओथेलो है। तो याद रखेंगे थीम क्या है, रेसिज्म है, क्योंकि जो ओथेलो है वो कौन होता है, वो मूर होता है और ब्लैक होता है, तो यही रेसिज्म की थीम है। विलेन इयागो है और हीरो ओथेलो है। कैरेक्टर देख लेते हैं। इयागो जो कि विलेन है इस प्ले का, ओथेलो हीरो है इस प्ले का जो कि मूर है। डेस्डेमोना इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, वाइफ ऑफ ओथेलो। वेनिसियन ब्यूटी के नाम से जाना जाता है डेस्डेमोना को। कैसियो, रॉड्रिगो, बार्बेंसियो, एमिलिया, बियांका, ग्रेसिनो, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ग्रेसिनो, ठीक है, ग्रेसियानो याद रखेंगे। ग्रेसियानो इज द कैरेक्टर इन ओथेलो और ग्रेसिनो जो है वो किसमें है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और ग्रेसियानो ओथेलो में। तो थोड़ा थोड़ा नाम का डिफरेंस है, याद रखेंगे। और एमिलिया जो है इयागो की वाइफ होती है, हु रिवील्स द ट्रूथ टू द किंग ओथेलो। तो क्या होता है, एमिलिया क्या करती है, अपने हस्बैंड इयागो की जो रियलिटी है ओथेलो को एक्सपोज करती है कि सारा जो मतलब गलती है इयागो की है। इसी की वजह से ओथेलो ने डेस्डेमोना के साथ क्या किया, उसके साथ अपने भरोसे को तोड़ा था। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस व्हाट द प्ले। तो यही सारे मेन फैक्ट्स हैं इस प्ले को लेकर और यहीं से क्वेश्चंस अराइज होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, इसे लिया गया मैकबेथ से। मैकबेथ इज वन ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। और ये किस एक्ट से लिया गया, तो एक्ट 5th सीन 5th ऑफ मैकबेथ। तो याद रखेंगे मैकबेथ प्ले में जो लास्ट एक्ट है, एक्ट 5th है और लास्ट सीन है सीन 5th, उसी में से ये लाइन बोरो किया गया है। तो इस लाइन में क्या है कि लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये स्पीच मैकबेथ की है, याद रखेंगे। कैरेक्टर कौन इस स्पीच को बोलने वाला, मैकबेथ है। थ्री विचेस टेल द स्कॉटिश जनरल मैकबेथ दैट ही विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो इस प्ले में क्या होता है, मैकबेथ जो होता है एक वॉर को जीत करके आ रहा होता है, तो रास्ते में इसकी मुलाकात तो 3 विचेस से होती है और वो एक तरह से भविष्यवाणी करती है मैकबेथ के लिए कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। Encouraged by his wife, Lady Macbeth, also known as Fourth Witch, Macbeth kills the King Duncan. तो what happened later? ये बातें, 3 विचेस की बातें मैकबेथ जाकर अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बता देता है। तो लेडी मैकबेथ के अंदर थोड़ा सा एम्बिशन क्रिएट हो जाता है, वो मोटिवेट करती है मैकबेथ को और कि वो किंग डंकन का मर्डर कर दे, और मर्डर कर देगा तो वो किंग बन जाएगा। मैकबेथ शुरू में रेडी नहीं होता है, बट अपनी वाइफ की बातों को फिर लेटर ऑन एक्सेप्ट कर लेता है और वो किंग डंकन जब उसके घर आए होते हैं डिनर पे, तो उसका मर्डर कर देता है। उसके बाद वो न्यू किंग बन जाता है और इस वजह से वो कुछ और भी लोगों को मर्डर करता है आउट ऑफ पेरोनिया।
फिर सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है क्योंकि सबको डाउट हो जाता है कि ये मैकबेथ है जिसने किंग का मर्डर किया है। और धीरे धीरे कुछ लोग जो होते हैं वो मैकबेथ के अगेंस्ट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैकबेथ को क्या किया जाए, उससे किंग के मर्डर का बदला लिया जाए, उसे हटाया जाए। कैरेक्टर्स देख लीजिए, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन, मैकडफ, बैंको, थ्री विचेस, मॉलकॉम। थीम क्या है? ओवर एम्बिशन। मैकबेथ को लेकर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीम क्या है, तो ओवर एम्बिशन बताएंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।